सो हेलो गाइस। तो करते हैं आज के टॉपिक के लिए शुरुआत। आज हम सी एस एस के इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें सारे सी एस एस के इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि आप ना नोट्स भी प्रोवाइड कीजिए उसके साथ, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी बताए, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो किया पर उसके साथ आंसर्स हो गए तो उनको भी अच्छा रीड करने के लिए अच्छा दिखता है। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली नोट्स ही ला के रखे हैं यहाँ पे। बिना कुछ देरी के लिए करते शुरुआत। सो आज डायरेक्टली शुरुआत करते क्वेश्चन से। क्वेश्चन आंसर सहित यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। व्हाट इज सी एस एस? सी एस एस क्या है? आपने एक वेब पेज बनाया हुआ है और उस वेब पेज को सिर्फ कंटेंट है, एक एंकर टैग है, क्लिक मी बटन है, कुछ तो भी, पर ना वो सिर्फ सिंपल दिख रहा है। उसको कुछ ऐसा अंडर आने के बाद कुछ दिख नहीं रहा है, बाहर जाने के बाद कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसकी वजह से उसको वेबसाइट को ऐसा फील नहीं आ रहा है देखने के लिए। आंखों को अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए वेबसाइट हम सी एस एस करते हैं। और उसका सिंपल मतलब है, हम सी एस एस इज़ ए कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब डिज़ाइन करने के लिए आते हैं। कास्केड कास्केड डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। और यूज टू स्टाइल एच टी एम एल एलिमेंट्स, एच टी एम एल एलिमेंट स्टाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल लेआउट एंड मेक वेब पेज विजुअली अपीलिंग। Its separate design from content, improve maintainability and enable responsive units. समटाइम्स आपकी वेबसाइट होती है जो मोबाइल के लिए अलग दिखती है और मोबाइल में ओपन करने के बाद अलग दिखती है, और इस पे ओपन करने के ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद अलग दिखती है। तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंट वे टू अप्लाई सी एस एस इनटू अ वेब पेज? हमारा जो HTML पेज है उसमें लिंक करने के लिए हम इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं, जो कि स्टाइल टैग में होती है। स्टाइल टैग में होती है, सॉरी, इंटरनल बोलते हैं इसे, इंटरनल। और जो इनलाइन CSS है वो डायरेक्ट टैग के बाद ही लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक टैग लिखी एंकर, और मैं यहीं पे एक स्टाइल लिखूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसको ऐसा ओपन करने के बाद यहीं पे मैं स्टाइलिंग लिखूँगा ऐसे, बैकग्राउंड इक्वल टू बैकग्राउंड ब्लैक रेड, फॉन्ट साइज, ऐसे डायरेक्ट यहीं पे लिख दूंगा। इसको इनलाइन बोलते हैं। एक इंटरनल रहती है जो कि हम स्टाइल टैग में हेड में लिखते हैं, जो कि HTML का हेड रहता है। और एक एक्सटर्नल रहती है जिसकी सेपरेट फाइल रहती है, उसको हम HTML के पेज में लाके रेंडर करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS? जो मैंने अभी बोला कि इनलाइन जो है हम डायरेक्ट टैग में यूज़ करते हैं, वो रीयूजेबल नहीं रहती, क्योंकि हर सेपरेट एलिमेंट को हमें सेपरेटली रीयूज़ करना, मतलब सेपरेटली लिखना पड़ता है। और जो इंटरनल रहती है वो रीयूजेबल होती है, पर सिर्फ एक ही पेज में चलती है, वो दूसरे पेज में नहीं यूज़ कर सकते। और एक्सटर्नल जो होती है मल्टीपल HTML पेजेस, में एक ही CSS फाइल इस पेज को भी लगा दी, इस पेज को भी लगा दी और इस पेज को भी लगा दी, तो हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी का मतलब है एक्सटर्नल साइज बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID सिलेक्टर। ओके, क्लास एंड ID सिलेक्टर में एक ही बात है। क्लास, हमने सपोज मल्टीपल डिव टैग लिखी है, div1 div1 div2 div3 div4, तो हम क्लास सबको दे सकते हैं। ये क्लास, सपोज मैंने बॉक्स क्लास लिखा, तो बॉक्स इसको भी जा दे सकता है, बॉक्स div2 को भी दे सकता हूँ मैं, div3 को भी और div4 को भी। पर अगर मैंने आईडी बनाई तो मैं आईडी सिर्फ ये बॉक्स नाम की आईडी बनाई तो मैं किसी एक को ही दूंगा। अगर सपोज कोई रिएक्ट में काम कर रहा है तो मल्टीपल आईडी सेम नेम के बनाए तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। तो आईडी हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्लास यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो चलता है। यहाँ पे भी उसका वही आंसर है, कैन बी अप्लाई टू मल्टीपल पेजेस, यूनिक टू सिंगल एलिमेंट, हाईली स्पेसिफिक। सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स, इस पर नोट्स में कुछ दिख रहा नहीं। सूडो क्लासेस क्या होते हैं? सूडो
क्लासेस। आप जो स्टेट्स रहते किसी एलिमेंट के स्टेट्स मतलब क्या है, आप एक एलिमेंट है उसमें होवर कर रहे, होवर आउट कर रहे, इन कर रहे, होवर में इन कर रहे, मतलब ऐसा आपका कर्सर है उसको अंदर अंदर आ रहा है, वो कभी बाहर जा रहा है, उस टाइम के जो इवेंट्स रहते, इवेंट्स नहीं बोल के उसको स्टेट्स बोलते हैं, मतलब जो घटनाएं घटती है उन घटना को बोलते हैं सूडो क्लासेस, जो कि क्लासेस। और ये मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ रह सकता है, किसी भी एलिमेंट के साथ हो सकता है। और जो सूडो एलिमेंट्स रहते हैं, सूडो एलिमेंट्स वो किसी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट में, सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ में सपोज मैंने मल्टीपल स्पैन लिखे हुए, तो मैं स्पैन 1 स्पैन 2, सो मैं टारगेट करने चाहता हूँ लास्ट स्पैन वाले को, लास्ट स्पैन को, सो मैं लास्ट स्पैन को टारगेट करूँगा। अगर मुझे टारगेट करना है फर्स्ट का फर्स्ट लेटर, स्पैन का फर्स्ट लेटर, तो उसके लिए मैं स्पैन का यूज़ करूँ, सूडो एलिमेंट का यूज़ करूँगा। सो ऐसा सूडो टारगेट क्लासेस होते हैं जो स्टेट्स डिफाइन करते हैं, और सूडो एलिमेंट्स किसी प्रॉप्स डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब कौन सा वाला यूज़ किया हुआ है, हमने पी यूज़ किया है और स्पैन यूज़ किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सपोज सबसे ज़्यादा आप जो यूज़ करते हैं वो पिक्सल यूज़ करते हैं, पर ये सबसे बैड साइन है। ऐसा नहीं कि बैड है मतलब, पर यूज़ नहीं करा कीजिए। पिक्सल इज़ वो फिक्स साइज़ का रहता है, डायनामिक कंटेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा बिगाड़ देता है पिक्सल। सो इसकी वजह से बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि पिक्सल नहीं यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट है पिक्सल, उसकी साइज़ क्या रहती है, फिक्स साइज़ रहती है, जो एब्सोल्यूट मतलब जिस, सपोज आपने इस पी टैग को पिक्सल की साइज़ दी है और ये आपकी बॉडी है, सो ये पी आपके बॉडी को रिलेट करता है डायरेक्टली, ये बॉडी से कनेक्ट पिक्सल साइज रहता है इस बॉडी से, ना कि ये पैराग्राफ से। सो इससे डायनामिक रखने के लिए पैराग्राफ यूज़ नहीं करते, पिक्सल यूज़ नहीं करते। उसके बाद है ईएम, ये ईएम जो रहता है ये तुम्हारे पेरेंट, अगर मैंने सपोज एक डिव बनाई है बॉडी में और डिव में एक पी बनाया, तो ये पी पैराग्राफ है जो ये डिव की फॉन्ट साइज यूज़ करेगा, डिव में जो कंटेंट फॉलो हो रहा है उसको यूज़ करेगा ईएम। और ये रेम मोस्ट ऑफ द मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत सारे गाइज भी यूज़ करते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट करते हैं वो भी यूज़ करते हैं रेम जो है ना, वन रेम इक्वल टू 16 पिक्सल रहता है, 16 पिक्सल उसकी साइज रहती है। और ये रिस्पॉन्सिव होता है, कभी तुम्हारा पेरेंट की साइज चेंज हो जाती है जो कि नीचे वाले लेवल के, अपर वाले लेवल के लिए कनेक्ट करता है, सो उसके अनुसार ये पिक्सल की साइज रहती है, कनेक्ट करता है। तो ये डायनामिक कंटेंट के लिए अच्छा साइन है एक। उसके बाद है परसेंटेज, ये एक बढ़िया टॉपिक है परसेंटेज आप किसी विड्थ, नेक्स्ट पेज में देखिए, अब जो परसेंटेज है विड्थ परसेंटेज में दे सकते हो। सपोज आपका ये ब्राउज़र है तो ये पूरी विड्थ है 100%, और व्यू पर व्यू पोर्ट तो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता होगा, मतलब सब जानते होंगे। सो ये होता है 1% स्क्रीन हाइट, मतलब आपकी जो पूरा वेब पेज की हाइट है उसका 1% लेता है वो। अभी इतना यूज़ मतलब ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द हम कभी रैम यूज़ कर लेते हैं, कभी तो परसेंटेज भी यूज़ कर लेते हैं, और व्यू हाइट एंड व्यू पोर्ट मोस्ट ऑफ द चांसेस मिले जब हमारी नीड होती तभी यूज़ करते। उसके बाद व्यू पोर्ट विड्थ, ये क्या करता है, ये पूरा वेब पेज है, वेब पेज की 1%, मतलब ये 100 है तो इसमें से 1% इतना होगा कुछ तो भी, वो कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड, हाँ पोजीशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है पोजीशन प्रॉपर्टीज है आपके वेब पेज में कोई बटन है जो यहीं पे, सपोज नावबार है, वो नावबार वहीं पे रहता है और ये कंटेंट उसके नीचे स्क्रॉल होता है। कभी कभार उसने स्क्रॉल किया सो ये नावबार चला जाता है, पर तुमने नीचे स्क्रॉल किया तो ये नावबार फिर से आ जाता है, तो वो स्टिकी पोजीशन है। फिक्स्ड है, फिक्स क्या है, ये नावबार इधर ही फिक्स्ड है, सिर्फ इतना स्क्रॉल हो रहा है।
ये फिक्स्ड है। उसके बाद एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट ये बॉडी से रिलेट कर रहा है। मतलब अगर आपने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज एक बॉडी है, बॉडी में एक हेडर है, उसमें नैव है, सो अगर ये एब्सोल्यूट इसको दिया है पोजीशन, तो इस हेडर से वो रिलेट करेगा, ना कि बॉडी से। इस बॉडी, ये पूरा वेब पेज बॉडी पे चलता है, तो ये अगर तुमने हेडर में कुछ और भी कंटेंट लिखा होगा, एक सपोज नैव 1 है और नैव 2, सो आप हेडर में एक नैव लिखे हुए ना, तो उसके अंदर नैव लिखिए, तो वो सिर्फ उस नैव को रिलेट करेगा, ना कि पूरे बॉडी को, वो अंदर चला जाएगा। और रिलेटिव पोजीशन से, जो कि पेरेंट को फॉलो करता है, पेरेंट पोजीशन, जो भी पेरेंट तुम्हारा, जो भी पेरेंट होगा उससे कनेक्ट करता है, मतलब उसकी पोजीशन को फॉलो करता है, उससे रिलेटिव कंटेंट्स दिखाता है। सो उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू यू सेंटर अ डिव यूजिंग CSS। क्या क्या कर सकते हैं आप, एक लेआउट यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कंटेंट दिखाओ और उसको रैप कर दो, रैप कर दो, और उस डिव को आइटम सेंटर, सेंटर, हाँ मैं टैलेंट के क्लासेस है, बट एंड जस्टिफाई सेंटर, मतलब यही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ये टैलेंट के क्लासेस में अलाइन सेंटर लिखा होता है, डायरेक्टली क्लासेस में अलाइन सेंटर और जस्टिफाई सेंटर लिख लेते हैं। और ग्रिड, ग्रिड से भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो कि ग्रिड का मेथड है, ग्रिड में हम क्या है, एक लेआउट बनाएंगे और सिंपली डायरेक्टली प्लेस आइटम सेंटर, सब आइटम ऐसे सेंटर को दिखेंगे, ग्रिड में सब सेंटर को ही दिखेंगे। इसके बाद और एक पोजीशन और एक वे जिसे हम अचीव कर सकते हैं, डायरेक्टली मार्जिन ऑटो करके, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट की ऑटो कर देनी है और एक साइड की 0 कर देनी है, तब ऑटोमेटिकली वो डिव सेंटर को आ जाती है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन। यस, ये क्वेश्चन भारी है, मतलब बहुत अच्छा है। जब आप विजिबिलिटी हिडन कर देते हो, आपने एक कंटेंट लिखा है, एक बॉडी है, इसमें बॉडी में एक नैव है, आपने उसको विजिबिलिटी हिडन कर दिया, इसका मतलब जब वेब पेज आएगा इसमें कोड वही आएगा, सिर्फ वो हिडन रहेगा। और जब डिस्प्ले नन करोगे, आप डिस्प्ले नन करोगे, तो इसका कोड भी ब्राउज़र पे नहीं जाएगा, मतलब वो हिडन हो जाएगा, डायरेक्टली डिस्प्ले नन दिखेगा ही नहीं, उसका ब्राउज़र में कोड ही नहीं दिखेगा, इसका कोड दिखेगा पर वो हिडन है। जैसे कि समटाइम्स कभी कोड हिडन रहता है, हम कंडीशन में रैप कर दे, अगर ऐसा हो तब भी कुछ कोड दिखाना, वैसे वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेड इंडेक्स एंड हाउ डज इट वर्क। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेड इंडेक्स। जब आप कोई लेआउट बनाते, सपोज आपने बॉडी बनाई, उसमें एक नैव बार लगा है, उस नैव बार को आपने सबसे लेवल, टॉप लेवल पे रखा है, मतलब सबसे ऊपर कोई भी कुछ कंटेंट दिखे तो सबसे ऊपर हम आपका नैव बार दिखना चाहिए। उसके बाद आपने एक साइड बार लगा दिया, वो साइड बार उस पर ओवरले कर रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या लगाया था, एक बॉडी थी, उसके बाद नैव बार और फिर उसके बाद साइड बार था। सो हम जेड इंडेक्स से डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले कौन ऊपर दिखेगा, ये नैव बार ऊपर दिखेगा या ये साइड बार, क्योंकि हमने दोनों की पोजीशंस ओवरले कर दे, तो ये नैव बार ऊपर दिखेगा या साइड बार ऊपर दिखेगा। सो इसके कंडीशन हम स्टैक ऑर्डर में एलिमेंट्स में डिफाइन करते हैं। उसके भी 3 वे रिलेटिव। सबसे अगर रिलेटिव वे में क्या होता है, जो फिक्स्ड वे में जैसे ऑर्डर मेंटेन है वैसे ऑर्डर दिखता है, अगर पहले नैव बार आया तो पहले नैव बार दिखेगा और पहले साइड बार आया तो साइड बार दिखेगा। रिलेटिव में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा पहले दिखेगा, साइड बार दिखेगा या एब्सोल्यूट नैव बार दिखेगा, राइट। जो ओवर मतलब जो ओवरलोड होते हैं, जो कि एक में मतलब ओवर राइट कंटेंट होता है, जो नैव बार साइड बार कौन सा पहले दिखेगा वो अचीव करता है जेड इंडेक्स। उसके बाद व्हाट आर मीडिया क्वेरीज एंड हाउ डज दे वर्क। ओके, नेक्स्ट पेज पे मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज रिस्पॉन्सिव डिजाइंस, मैंने बोला था एक मोबाइल है और एक ब्राउज़र है।
सो ब्राउज़र और मोबाइल दोनों पे कंटेंट सेपरेट दिखता है। तो कई जो हम @media यूज़ करके उसकी विड्थ डिफाइन करते हैं, कितने विड्थ का स्क्रीन होने के बाद तुम कुछ स्क्रीन अलग दिखाओ, कुछ स्क्रीन अलग दिखाओ, ऐसे कुछ पिक्सल में यूज़ हो। तो मतलब कुछ विड्थ अगर तुम्हारी मतलब बेसिकली जो 600 के नीचे मोबाइल्स और टैब्स कवर होते, सो उस 600 के नीचे आने के बाद तुम कुछ अलग CSS दिखाओ। सिर्फ इतना ही बेसिक वे, इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स में क्या है, वन डायमेंशनल। फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल रहता है, लेआउट वन डायमेंशनल लेआउट, एंड ग्रिड टू डायमेंशनल। अभी डायमेंशनल मतलब क्या, मतलब हम इसी पट्टी में कार्ड दिखा रहे हैं 1 2 3 4, ये एक ही पट्टी में रहते फ्लेक्स में। और ग्रिड में हम ऐसे टेबल टाइप दिखाते, टेबल में कुछ भी कंटेंट टेबल में दिखाते 2 3, जो भी हमारे ग्रिड लेआउट बनाएंगे वैसा। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मिन विड्थ, मैक्स विड्थ एंड विड्थ। सो इसमें क्या है, विड्थ क्या रहती है, फिक्स साइज की रहती है। इसकी साइज अगर तुमने 600 पिक्सल बोला है, सो 600 पिक्सल मीडिया क्वेरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद मिन विड्थ, मिनिमम विड्थ इतनी होने के बाद तुम CSS लगा दो, मतलब इतना विड्थ है तुम्हारी। और इसके बाद मैंने क्या किया, उसको इतना विड्थ को बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया। तो जैसा जैसे मैं बड़ा होगा उतनी मिनिमम विड्थ होने के बाद ये CSS ऑटोमेटिकली लगा जाएगी। मतलब 600 से 800 तक हो गया, 800 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये CSS लग जाएगा मिन विड्थ। और उसके 800 के आउट ऑफ जाने के बाद वो कुछ काम नहीं करेगा, राइट। इतना ही था। मिन विड्थ मैक्स विड्थ सेम काम करता है। उसके बाद ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, हाउ डज इट ओवरफ्लो। सपोज आपने एक डिव लिखी है, डिव दी है और उसमें कुछ पैराग्राफ का कंटेंट दिखा है। सो ये कंटेंट डिव इतनी है और कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको स्क्रॉल करके शो करना है या जो बाहर कंटेंट जा रहा है उसको दिखाना है मत। सो ओवरफ्लो हिडन, एक प्रॉपर्टी, हाँ हिडन, एक स्क्रॉल एंड एक एटो स्क्रॉल्स, एक स्क्रॉल करना है या दिखाना ही नहीं, इतना ही था। इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NH चाइल्ड एंड NH प्रोटोटाइप। ये है सूडो क्लासेस के। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NH चाइल्ड एंड NH टाइप ऑफ एन। सो हम क्या करते हैं, एक डिव है, डिव में मल्टीपल चाइल्ड्स है, C1 C2 C3। सो हम इसमें से कौन सा चाइल्ड टारगेट करना है ये डिफाइन करते, राइट। और NH टाइप ऑफ एन टारगेट NH टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप। अब मैंने क्या किया, इसमें कैटेगराइज करते C1 B1 B2 C2 एंड C3 भी लिख लेते। सो मुझे C टाइप का सेकंड नोड चाहिए, C टाइप का सेकंड। सो मैं जो कंटेंट टारगेट करना चाह रहा हूँ वो कंटेंट है ये ऑल कंटेंट नहीं, ये पूरा कंटेंट नहीं, मैं सिर्फ C टाइप के कंटेंट को टाइप करना चाह रहा हूँ। तो मुझे C2 मिल जाना चाहिए, ना कि ये B1, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। सो C टाइप का ये कंटेंट है तो ये मिलना चाहिए, ना कि ये B1। यस। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट, हाउ डू यू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यूजिंग CSS। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यूज़ करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं लेआउट दिखाने के लिए, मीडिया क्वेरीज जो कि डिफरेंट मोबाइल के लिए डिफरेंट CSS अप्लाई करता है, एंड रिलेटिव यूनिट्स जो कि EM REM। इसमें पिक्सल नहीं है यार का, इसमें पिक्सल नहीं, एक ध्यान रखना, इसमें पिक्सल नहीं है। इसमें EM है, रेम है, परसेंटेज है, व्यू है, व्यू हाइट है, व्यू विड्थ है, इसमें पिक्सल नहीं, क्योंकि पिक्सल फिक्स साइज का रहता है, दैट्स वाई पिक्सल यूज़ नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूनिट्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स रहते हैं
ये एक div है और इसमें एक p टैग है, ये div है। ये पैरेंट, ये p इसकी रिलेशन है, मतलब इसके पैरेंट कंटेंट है। और ये बॉडी है, div है और p है। ये p ये एब्सोल्यूट है जो कि बॉडी से डायरेक्टली, बॉडी से एब्सोल्यूट मैच करता है, डायरेक्ट बॉडी से मैच करता है। बॉडी से कहाँ तक दिखाना है आपको, राइट। ये थे एब्सोल्यूट और रिलेटिव। यूज टू क्रिएट कस्टम शेप्स एग्जाम्पल। हाँ, क्लिक पाथ प्रॉपर्टी। ये क्लिक पाथ प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको कस्टम शेप्स डिफाइन करने की अलाउ करती है। सो आप क्लिक पाथ करके रेक्टेंगल भी दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल और ऐसे शेप्स दिखा सकते हैं। और उसकी जो डायरेक्टली फंक्शन टाइप बोल सकते हैं इसको। इसमें कुछ यूनिट्स पास करने पड़ते हैं, हर यूनिट के लिए डिफरेंट, हर शेप के लिए डिफरेंट यूनिट्स रहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे फॉरवर्ड होते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी यूज फॉर डिफाइन हाउ एन इवेंट्स। सपोज आप लॉगिन पेज बना रहे हैं, ये लॉगिन पेज है और ये बैकग्राउंड में आपको कुछ इमेज दिखाना है। सो इमेज को कवर करते हैं जब ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट कवर एक प्रॉपर्टी है, एक कंटेंट एक प्रॉपर्टी है। सो कवर पूरा विड्थ पेज कवर कर लेता है और कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेता है और बाकी की इमेज नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट क्या है, हाउ डू अप्लाई CSS ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस। ये जब तुम्हारी CSS लोड होती है तो बहुत जगह ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन हम क्या करते हैं, कोई कंटेंट है, ये बॉक्स है, सो ये स्मूथली लोड होने के लिए हम 4 इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, इज इन, इज आउट, आउट इन एंड इज इन आउट, इज इन एंड आउट। सो ये स्मूथली आता है और ये कितने कहाँ से कहाँ तक लोड होना है इसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है हमें, जो कि होगा इज इन आउट के लिए लेआउट यूज़ किया है। और उसके बाद एनिमेशन, एनिमेशन हमें करना है क्या क्या, तुम्हें 2 स्टेट्स, मतलब इसके मल्टीपल स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं हम एक फंक्शन में। 0% पे कहाँ तक लोड करना है, 1% पे, ऐसे 100% तक कहाँ तक लोड करना है और कहाँ से कहाँ तक तुम्हें एनिमेशन करवाना है, ये दिखा सकते हैं फ्रॉम टू। इसका फ्रॉम एंड टू के अलावा हम परसेंट में भी दे सकते हैं, 1% में, 10% में, 20% में क्या करना है, 30% में क्या करना है। ये पूरा वर्क डिफाइन कर सकते हैं की फ्रेम्स में। मूवमेंट 100%, 1% से 100% तक पूरी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ओके, इंपोर्ट एंड लिंक। अभी ये इंपोर्ट जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कोई यूज़ नहीं करता है आजकल, पर वो डायरेक्टली CSS फाइल में लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे अलावा लिंक इज़ अ स्लोअर, डायरेक्ट हम हेड में यूज़ करते हैं और हेड में डायरेक्टली कोड लिंक टैग लिख के CSS फाइल इंपोर्ट करते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है प्री प्रोसेसर्स। ये सबसे अच्छा कंटेंट है। जब हम लार्ज लेवल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन ये फिक्स रहते हैं। सेकेंडरी बटन जो कि उसके बाद बटन कलर, नैव कलर, ये फिक्स कलर फिक्स रहते हैं। तो इनका कलर्स का आर्किटेक्चर हम बना के रखते हैं ऑलरेडी। इसको एक वेरिएबल में CSS प्री प्रोसेसर बोलते हैं और उसमें हम डायरेक्टली बना के रखते हैं जो हमारा बटन का लेआउट कैसा रहेगा। सो बटन की CSS फिक्स है, डायरेक्टली हम बटन नाम की CSS बना के किसी भी बटन को CSS देने तो डायरेक्ट उस बटन नाम का क्लास ले लेते हैं, उसको डायरेक्टली डिफाइन भी किया जाता है CSS में। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टम प्रॉपर्टी CSS वेरिएबल्स। यस, ये भी सेम कंटेंट है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। सेम जो मैंने अभी बताया, कोई बटन्स वगैरह ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं हम
और उसको नाम देते वेरिएबल्स, CSS वेरिएबल्स पे नाम बोलते हैं उसको। सो उस वेरिएबल को यूज़ करके सपोज प्राइमरी बटन, सपोज नोटिफिकेशन टैब, सो इसकी CSS ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं ताकि सब जगह कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, सब जगह सिमिलर कोड ही दिखे। नहीं तो कई जगह हमारा बटन थोड़ा हरा कलर का दिख रहा है, कई जगह थोड़ा हरे से थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो इससे न होने के लिए हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए CSS प्री प्रोसेसर और वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब ग्रिड लेआउट जब बनाते हैं तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, लेआउट्स रो कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगे। तो इसके लिए ग्रिड टेम्पलेट एरियाज मिलते हैं और उसमें हम ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इतने रोज कितने होंगे और कॉलम्स कितने होंगे और कार्ड्स कैसे दिखेंगे, उसका लेआउट डिफाइन करते हैं। इसी को ग्रिड टेम्पलेट एरियाज बोलते हैं। जो कि डिफाइन नेम्स, लेआउट सेक्शन एंड डिफाइंड रो साइजेस। इतना ही बेसिक कोड है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं उसमें। इसके व्हाट इज़ क्रिटिकल CSS वो द फोल्ड कंटेंट्स फर्स्ट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस SEO। जब मैंने कल आपको बोला था, जब इमेज ब्रोकन इमेजेस लोड होने के लिए समय लेते तब आप क्या करते हो, लेजी लोडिंग डाल देते हो। तो एक क्रिटिकल CSS क्या करता है, जब तक आपका कंटेंट फोल्ड है तब तक उसको लोड कर लेता है। जब उससे ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, हम ट्रांजिशन बहुत बार यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बिकॉज कंटेंट मतलब जितना स्लो लोड होए, थोड़ा थोड़ा वेबसाइट पूरी ब्लैंक हो गया, आपकी वेबसाइट पूरी ब्लैंक है, उससे अलावा आपका कंटेंट थोड़ा दिख रहा है, एक कार्ड आ गया है, नेक्स्ट कार्ड धीमे धीमे आ रहा है, तो यूज़र को भी लगता है ना, अरे यार धीमे धीमे लोड हो रहे हैं अच्छे। तो और कोई कंटेंट ही नहीं दिख रहा तो उसका यूज़र ऑफ परफॉर्मेंस मतलब यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। उसकी वजह से वो हमारे वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस डाउन होने के बाद परफॉर्मेंस भी डाउन होता है। इसी वजह से हम SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डार्क मोड कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसके बहुत सारे वे हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी टॉप बटन पे टॉगल स्विचिंग करते हैं, किसी ने किया, सो आप पूरे HTML का बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, ब्लैक, और टेक्स्ट कलर कर देना वाइट टॉगल बटन पे, और उसने अंडो कर दिया, फॉल्स हो गया, तो बैकग्राउंड रहेगा वाइट और टेक्स्ट ब्लैक। इतना ही था। CSS से भी अचीव कर सकते हैं मीडिया प्रीफिक्सर कलर स्कीम डार्क से। हम मीडिया इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर। मीडिया काफ़ी जगह यूज़ होता है, मतलब जैसे भी हम यूज़ करें उसको वैसे ही यूज़ किया जा सकता है। ओके, सपोज हाँ, ये बिटवीन कंटेंट एंड कवर जो मैंने लॉगिन पेज वाला एग्जांपल दिया था, इतना लॉगिन पेज है, आपको पूरा पेज पे वही इमेज कवर करनी है। सो ये पूरी इमेज वही पे कवर हो जाती है। पर कंटेंट्स क्या करता है, ये इमेज पूरे आगे भी सर्कुलेट कर देता है और जितनी ज़रूरत है उतना ही लेता है। सो इतना ही कंटेंट एंड कवर में फ़र्क था। उसके बाद हैंडल क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी। कई जो पुराने ज़माने के ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में कभी कभार ये अच्छे वाली CSS चलती नहीं। सो उस जगह यूज़ करने के लिए आपको वेबकिट, स्क्रोलिंग के लिए मोज, ये ऐसे जो CSS के प्री बिल्ट सॉल्यूशन से वो यूज़ करने पड़ते हैं। और इतने ही सारे जैसे कि सपोर्ट्स मल्टीपल ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता है वो, तो उसी वजह से हम उसे यूज़ करना पड़ता है। सो इतने थे सारे हमारे 28 क्वेश्चंस, और जो कि मैंने एक वेबसाइट से निकाले थे। उसका नाम है, वेबसाइट का नाम है इंटरव्यू बेट। अगर आपको भी चाहिए तो इंटरव्यू बेट प्लीज़ डेफिनेटली चेकआउट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक का बटन कर देना, और कमेंट एक नेसेसरी है, जो कि कमेंट में आप बताएंगे कि वीडियो कैसा था और अगला इंटरव्यू सीरीज़ के क्वेश्चन की सीरीज़ और किस टॉपिक पे चाहिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।